प्रेसिडेंट ट्रंप और यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दरमियान वाइट हाउस में जो तल्ख कलामी हुई, जो गुफ्तगू हुई, जो झड़प हुई, उसके बाद आलमी मीडिया जो है उस पर काफ़ी तबसरे उस पर किए जा रहे हैं। हमने भी इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज तकलीफ़ दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। यहीं से शुरू कर लेते हैं सर, ये वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान जो झड़प हुई और उसके बाद अमेरिका और यूक्रेन का मुआहदा भी मादनियात के हवाले से नहीं हो सका, तो आप क्या समझते हैं, इससे दोनों ममालिक में तनाव बढ़ेगा और ये आगे चल के इस पर क्या सूरत हाल बनेगी? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तनाव बिल्कुल बढ़ेगा। जिस तरीके से देखें कि वहाँ पे जो बातचीत हुई है, अनयूजुअल किस्म की बातचीत हुई है, और जिस तरह इंसल्टिंग रिमार्क्स आपस में पास किए गए हैं, एंड सब्सिक्वेंटली ट्रंप ने या उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़ेलेंस्की को कहा कि जस्ट लीव दी वाइट हाउस। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा क्या कुछ हो सकता है। सेकंड जो मसला इम्पोर्टेंट जो आ रहा है, देखें कि जो अमेरिकन चाह रहे हैं कि जो ज़ेलेंस्की कह रहा है कि वो चाह रहे हैं कि रशिया के टर्म्स पे वो सीज फायर करवाना चाहते हैं। एक चीज़ वो है। दूसरा, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि 2014 की पोजीशंस में हम वापस नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है 20% ऑफ यूक्रेन इज गॉन। वो रशिया ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। और इसके अलावा फिर देखें कि जो नेटो में ये जाना चाह रहे थे तो वो भी ख़त्म हो गया, वो एक लॉस है। फिर इसके साथ ही जो मिनरल्स हैं, अब इनकी जो अमेरिका की जो मेजर जो नज़र है वो इनके मिनरल्स पे है। तो ट्रम्प ने क्लेम किया कि $350 बिलियन का हमने एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन अभी अमेरिकन न्यूज़पेपर ही इन्होंने ये कहा है कि लेस देन $120 बिलियन हैं। लेकिन वो कहता है ये हमें यूक्रेन हमें रिफंड करे, कंपनसेट करे अपने मिनरल्स के थ्रू। और उनके जो मिनरल्स हैं, जो अभी एस्टिमेट्स आज मैंने कहीं पढ़ा है, इट इज़ $15 ट्रिलियन के हैं। और वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहते हैं लिथियम है, यूरेनियम है, टाइटेनियम है। अब अमेरिका का जो दारोमदार चाइना पे कमर्शियली वो लेता था, तो वो चाहता है कि वो यहाँ से लें। सो उस पे वो चाह रहे थे एक डील भी हो, तो उस पे वो तैयार नहीं था ज़ेलेंस्की। उसने कहा कि मैं आई एम नॉट रेडी टू सेल माय कंट्री। तो मेरे ख्याल में आगे अभी तक कोई नहीं है। हो सकता है कि अगर बेटर सेंस प्रीवेल्स तो कोई वो ज़ेलेंस्की वापस आए, यूरोपियन दरमियान में आए, लेकिन एक डिवीजन क्रिएट हो चुकी है। अमेरिका एक तरफ खड़ा है, यूरोप एक तरफ खड़ा है। सर ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल के बाद आप रूस यूक्रेन जंग का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या ज़ेलेंस्की का मुस्तकबिल भी आपको अशरफ गनी जैसा नजर आता है? जी हाँ, देखिए, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। आप देखें कि अभी जब अफगानिस्तान के बारे में बातचीत हो रही थी, तो आपने देखा होगा कि अफगान तालिबान और अमेरिका दोहा में बातचीत कर रहे थे। अशरफ गनी उसमें शामिल ही नहीं था, ना उससे कोई मशवरा ले रहे थे। अब जब सऊदी अरब में बातचीत हुई बिटवीन दी रशियंस एंड अमेरिकन, उसमें न यूरोपियन शामिल था, ना यूक्रेन के कोई बंदे शामिल थे। अल्टीमेटली यही होगा। और विदिन अभी कह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर से एक ऐसा ग्रुप उभर रहा है जो भी कहता है वो प्रो रशिया है, वो चाहता है अच्छे ताल्लुकात हो, एंड सब्सिक्वेंटली इसको ये रिमूव कर देंगे। अभी देखें कि ऑल्दो इसको इनको डिक्टेटर भी कहा है, लेकिन वो उनके पार्लियामेंट ने इनको अप्रूव किया है, एज लॉन्ग एज सीज़फायर नहीं होता यू कैन कंटिन्यू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप नारा तो ये लगा के आए थे कि वो जंगों का खात्मा चाहते हैं, लेकिन चीन के साथ उनका रवैया देखें, यूक्रेन के साथ देखें और फिर इसराइल के मामला देख लें, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा नहीं लगता कि हालात जो है तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखें कि उन्होंने असल में बात उनका वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत कर रहे हैं। एक चीज कहते हैं आप पीस हो। अभी देखें यूक्रेन भी चाहता है सीज फायर हो, रशिया भी विलिंग है, लेकिन उसके बदले में वो हिस्सा चाह रहे हैं अमेरिकन अपना कि जी आप हमसे डील करें, हमारे खर्चे वापस करें। लेकिन एट द सेम टाइम वो यकीन वो डील ही इज अ डील मेकर, जिस तरह चाह रहे हैं गजा में जिस तरह डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इट इज एट द कॉस्ट ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन के लिए मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। यूरोप ने आज जिस तरीके से अपनी एक सोलिडरिटी शो की है यूक्रेन के साथ, द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। तो इवन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आज मैंने पढ़ा
कि आप देखें कि अमेरिकन ने $120 बिलियन दिए, जबकि यूरोपियन कंट्रीज ने $163 बिलियन की सपोर्ट इमदाद दी है। सो वो है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज है वो अभी उनको भी थ्रेट है, तो कि एक्सपेंशन जो रशिया एक्सपेंड करते हुए हो सकता है कि यूरोप में दाखिल हो सकता है, उनके लिए वाज़ेह मिसाल उनके सामने क्रीमिया की है। जो सर अमरीकी एलची जो हैं उन्होंने तो कहा कि हमास के लिए गज़ा या मगरबी किनारे पे कोई जगह नहीं है। इसी तरह इसराइल से ये खबर आई है कि हमास की तहलील के बगैर इसराइल जो है वो जंगबंदी का जो मुआहदा है उसकी पासदारी नहीं करेगा। तो आप इन दोनों सूरत हाल में क्या समझते हैं, गज़ा का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? यहाँ देखें, एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इजिप्शियंस की भी एक जो प्रपोजल इजिप्शियंस ने भी दिया है कि वो चाहते हैं एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए वहाँ पे, जिसका जो गजा के अंदर जिसकी एफिलिएशन किसी के साथ ना हो, उसमें हमास की रिप्रेजेंटेशन ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है अभी, तो इसलिए वो मुश्किल है कि वो एक्सेप्ट हमास करे या ना करे इसमें। लेकिन बातचीत इस पे चल रही है, और इसके साथ साथ इसराइल का प्रेशर है। इसराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर उन्होंने खाली करना था, वो उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया है। फेज 2 पे वो जाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं फेज 1 को हम एक्सटेंड कर देते हैं फॉर अनदर 4 वीक, जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसमें है, तो इसमें मुश्किलात होंगी मेरा ख्याल में। अल्टीमेटली देखें, इसमें अभी एक समिट होने जा रही है, प्रॉबली इट्स ऑन 4 मार्च। उसमें डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, तो उससे मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी जो कायरो में समिट हो रही है अरब लीग, अरब ममालिक की। सर अमेरिका ने इसराइल के लिए $3 अरब के हथियार जो देने हैं उसकी मंजूरी दी है। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका इसराइल के दरमियान ये जो अब नया मुआहदा हथियारों का, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? देखिए, वो तो वाज़ेह है कि आप एक चीज़ तय है कि इसराइल अपने बल बोते पे कभी किसी के साथ लड़ नहीं सकते, इवन हमास का वो मुकाबला नहीं कर सकता है। उसके सर्वाइवल के लिए ये सपोर्ट है, सिंस इसराइल जो यहूदी लॉबी जिस तरह हम कहते हैं अमेरिका में बहुत पावरफुल है। वो सेनेटर्स भी बैठे हैं, कांग्रेसमैन भी है, मीडिया में भी लोग हैं, फिर बिजनेसमैन भी है, तो उनको बड़ा इन्फ्लुएंस है। फिर प्रेसिडेंट की, फिर ये जो प्रेसिडेंट पार्टी है रिपब्लिकन है, इनको क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहते हैं, जो जिनकी सोच यही है कि जो प्रॉमिस लैंड है वो इसराइल को मिलनी चाहिए। और ये आप सब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अनफॉर्चुनेटली, कि जहाँ पे अपना फायदा देखते हैं वहाँ पे यही इसी तरह के काम चलते हैं। अच्छा सर, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आखिर में ज़रा इस पे रोशनी डाल दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका से अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से और उनकी आबादकारी के हवाले से वजाहत मांगी है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के इस पे क्या जवाब आएगा, और जो भी जवाब आए उस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? वैसे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है ये। इसमें तो पहले तो ये है कि अफगान रेफ्यूजीज, महाजिर जितने हैं पाकिस्तान को यहाँ से भेजने चाहिए। हमने 40 साल उनकी खिदमत की है। वक्त आया है कि जिस तरह 8 लाख के करीब जो इलीगल थे वो जा चुके हैं, मजीद भी भेजने चाहिए। और सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के प्लान्स भी है, डॉक्यूमेंटेड लोग भी यहाँ से पाकिस्तान से जाएंगे। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान से, मेरा ख्याल में उसके बाद तो हमें इस पर एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। सेकेंडली, जो 40,000 के करीब जो अफगान यहाँ पे पाकिस्तान जब तालिबान के टेक ओवर करने के बाद, स्पेशली वो लोग हैं जिन्होंने वेस्ट में जाना था, उसमें से 25,000 ने जाना था अमेरिका। अब ट्रम्प ने आके पॉलिसी वाजे कर दी है, वो अमेरिका से लोगों को निकाल रहे हैं। तो दे हैव सेट कि इसको, तो एक मौक़िफ़ वहाँ से यही आएगा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान इनको डिपोर्ट करेगा और वापस भेज देगा। और पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में यही है कि हमें अफगान रेफ्यूजीज को, नो इट हैज़ टाइम हैज़ कम कि हम उनको हर सूरत में वापस भेजने चाहिए। बहुत शुक्रिया।